नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत की संविधान सभा से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको भारत के संवैधानिक विकास के सफर के बारे में बता चुका हूं कि जब भारत में ब्रिटेन का शासन था तो किस प्रकार उन्होंने शासन करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, कौन कौन से वो एक्ट लेकर आए, वो मैं आपको पहली वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और उससे रिलेटेड मैंने PDF, उसकी थ्योरी की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की क्लास की भी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में भारत की संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे और संविधान सभा की जरूरत भारत में क्यों पड़ी। जब ब्रिटेन का शासन था भारत में तो ब्रिटेन शासकों ने या फिर ब्रिटेन की संसद ने भारत में बहुत सारे कानून बनाए। जब भारत आज़ाद होने वाला था तो भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया जो कि भारत का संविधान निर्माण करती। उस संविधान सभा के सफ़र के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बार मांग किसने की, किस पार्टी ने सबसे पहली बार मांग की कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए, हमारा खुद का संविधान होना चाहिए। फिर अंग्रेजों द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए कि भारत का संविधान बनाया जाए। ठीक है, कौन से सफल हुए, किसके द्वारा, कौन असफल हुए और किसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो संविधान सभा है उसकी मांग के बारे में देखिए। सबसे पहली जो मांग थी, पहली सबसे बार जो डिमांड रखी गई संविधान सभा की वो रखी गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक। और इन्होंने कब ये मांग रखी? 1895 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली बार भारत में संविधान सभा की मांग किसने की तो वो है बाल गंगाधर तिलक। फिर 1922 ईस्वी में यानी 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, इस यंग इंडिया मैगजीन के द्वारा एक लेख में भारतीयों के लिए भारतीयों के संविधान की बात की, यानी भारतीयों की इच्छा से संविधान की बात की। कब? महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में। किस पत्रिका द्वारा? यंग इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब 1924 में 1924 ईस्वी में पहली बार किसी पार्टी ने, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटेन की संसद में जाकर भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की। तो उसके बाद, उससे कुछ साल बाद देखिए, जब उन्होंने संविधान सभा के गठन की बात की तो ब्रिटेन वालों ने ये कहा कि क्या तुम भारत का संविधान, अपना संविधान खुद निर्माण कर पाओगे। तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने भारत में लगभग, देखिए यहाँ से 24 से लेकर आप 28 तक देख पा रहे होंगे, 4 वर्ष हैं। इस 4 वर्ष के समय में इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। ये भारत के संविधान के बारे में ही थी कि हम, हमारे देश में संविधान में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। और इसी नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछें तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कौन सा है, तो वो है आपका नेहरू रिपोर्ट। बहुत से हो सकता है भारत शासन अधिनियम 1935 को बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ज़्यादातर प्रावधान जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। लेकिन जो भारत का संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है वो कहा जाता है आपका किसे? नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, कब पेश की गई थी? 1928 में। तो आपको इसकी ईयर भी याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो सबसे पहली बार किसी पार्टी यानी राजनीतिक दल द्वारा, किसी राजनीतिक दल द्वारा पहली बार कब संविधान सभा की मांग की गई तो वो की गई थी 1924 में। और किसके द्वारा? स्वराज दल के द्वारा। स्वराज दल के द्वारा पहली बार, यानी किसी राजनीतिक पार्टी ने पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन की बात की थी, वो थी स्वराज पार्टी। अब आपके लिए एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो आपका स्वराज दल था, इसके जो संस्थापक थे, उन संस्थापक के नाम लिखने। 2 संस्थापक थे और इस दोनों संस्थापक के नाम आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, अब इसके बाद में 1934 ईस्वी में MN रॉय ने प्रत्यक्ष तरीके से सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की। प्रत्यक्ष तरीके से मतलब जो संविधान सभा का गठन किया जाए वो भारत की जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। जो उस संविधान सभा में प्रतिनिधि चुने जाएं वो भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की सबसे पहली बार? वो थे MN रॉय। अगर भारत में संविधान सभा की सबसे पहले बात करें किसने मांग की थी तो वो है BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन में आप यहाँ पर इस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें, जो हमने आगे बात करें तो एक पार्टी थी भारत में कांग्रेस।
कांग्रेस की आप सभी को पता होगा कब गठन किया गया, 1885 ईस्वी में। और इसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहली बार कब भारतीय संविधान के सभा के गठन की बात की गई, तो वो है 1935। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसके द्वारा संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की गई, तो 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। जैसा आप देख सकते हैं, इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए कंस्टिट्यूट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। सबसे पहले किसने मांग की, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने इसमें क्या मांग रखी कि जो संविधान सभा का गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति भारत में 18 साल से ऊपर हैं, यानी 18+ ईयर्स के हैं, वो संविधान सभा के चुनने में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आपके वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ से आप इन फैक्ट के बारे में देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसने डिमांड की, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सबसे पहला राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा के गठन की मांग की, तो उसका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। और कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई, तो वो है 1935 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं यहाँ से इस संविधान सभा से रिलेटेड, तो आप इन फैक्ट को याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको PDF तो प्रोवाइड कराऊंगा ही, आप PDF टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ देखना है, उस PDF का प्रिंट निकलवाना है, बहुत ईजी आपके याद करना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, संविधान सभा के गठन के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रयास किए। अब हम बात करेंगे कि अब तक तो हम भारतीय जो मांग कर रहे थे भारतीय संविधान सभा के गठन की, अब अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा के गठन के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रस्ताव जो है वो आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। कौन सा है आपका, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो था वो 8 अगस्त 1940 में किसने पेश किया, तत्कालीन वायसराय, जो उस समय वायसराय थे भारत के, लिनलिथ के द्वारा प्रस्ताव रखा गया। और इसमें कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्त उन्होंने जोड़ दी। कौन कौन सी शर्त थी, इस संविधान सभा में केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के उस समय जो था 1940 का जो समय था, इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन उस विश्व युद्ध में शामिल था। तो उन्होंने ये मांग रखी, उन्होंने ये दिया, इस रिपोर्ट में क्या कहा कि उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया गया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े, यानी कि जो भारत यानी ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध में मदद कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं भारत में कोई भी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद करना नहीं चाहता था, तो कांग्रेस इसमें इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी, यानी कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध का बहिष्कार किया था इनको साथ देने के, मुस्लिम लीग ने भी। तो इन दोनों ने इसका विरोध किया क्योंकि इन दोनों को तो इसमें शामिल ही नहीं किया जाना था, तो इस वजह से इन दोनों ने विरोध किया। कांग्रेस ने इसके विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम यानी महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था कि कोई भी व्यक्ति, जैसे एक प्लेस है, महात्मा गांधी ने शुरू किया और एक प्लेस पर एक व्यक्ति इनके खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ना करने के लिए भाषण देगा। एक पर्टिकुलर जगह चुन लेता था वो व्यक्ति और वहाँ पर वो अपना भाषण देता था और बताता था कि हमें यहाँ पर इनकी मदद नहीं करनी है, द्वितीय विश्व युद्ध में हमें शामिल नहीं होना है। ठीक है, और इसमें पूछ सकता है कि सबसे पहले जो व्यक्ति थे, जो प्रथम सत्याग्रही थे, वो कौन थे, विनोबा भावे। और सेकंड की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे, वो थे आपके विनोबा भावे और द्वितीय कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप यहाँ से इस तरह से इन क्वेश्चंस का इतना जवाब यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया आपके अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड। अब बात आती है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, 22 मार्च 1942 ईस्वी को। अब इस क्रिप्स मिशन के द्वारा भी भारत में संविधान सभा के गठन की बात की गई। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जैसे ही ब्रिटेन के शासकों ने, ब्रिटेन की संसद ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन इसकी असफलता के कुछ कारण थे, यानी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट क्या किसे कहते हैं कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन जो भारत की जो सर्वोच्च व्यक्ति होगा, जैसे इस समय भारत में सबसे ऊपर कौन होता है, प्रेसिडेंट,
लेकिन भारत का जो प्रमुख होगा ना वो भारतीय ना होकर वो ब्रिटेन का होगा। तो इस तरह से ये डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना चाहते थे। तो एक तो ये प्रमुख कारण था कि जो इस क्रिप्स मिशन के असफलता का, ठीक है। और इन्होंने इसमें ये कहा था कि जो प्रांत सहमत नहीं है वे इसे अस्वीकार करके पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, यानी कि वो ब्रिटेन के आधिपत्य में रह सकते हैं, ठीक है, जो इस भारत में शामिल या संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते। कांग्रेस ने इस व्यवस्था में पाकिस्तान के निर्माण के बीज की निहित बात कहा। इन्होंने कांग्रेस ने कहा कि इस क्रिप्स मिशन में जो है ये पाकिस्तान के निर्माण का बीज है। ये इस तरह से किसने कहा था? कांग्रेस ने। पूछ सकता क्वेश्चन ने। और कुछ फैक्ट हैं, कुछ स्टेटमेंट है, जैसे महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? तो इसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक। यानी पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? आपका पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसे उत्तर दिनांकित चेक। दो अलग अलग स्टेटमेंट है, एक पोस्ट डेटेड चेक या फिर एक उत्तर दिनांकित चेक। ये आप याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये क्रिप्स मिशन हो गया आपका। अब बात आती है नेक्स्ट वेवेल प्रस्ताव, वेवेल योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये कब आई थी? 1945 में। तत्कालीन वायसराय कौन थे? वेवेल। और इसमें भारत के संविधान सभा के गठन की बात की। लेकिन क्या बात की गई इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही यहाँ पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा में उन्हीं भारतीयों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद की थी। बात वही आ गई आपकी अगस्त प्रस्ताव वाली, फिर वही बात आ गई। तो ये भी सफल नहीं हुआ, इससे भी भारत में संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया, ठीक है। अब इसमें फिर दोबारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया क्योंकि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया था। अब बात आती है नेक्स्ट जो था आपका कैबिनेट मिशन। ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसी मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन आया 1946 में। उस समय पर जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था तो ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी। उस समय ब्रिटेन में एक नई सरकार आई थी, लेबर पार्टी की सरकार, ठीक है। लेबर पार्टी की सरकार आई और उसके प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे, यानी भारत को स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। जैसे ही उनकी सरकार बनी, वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तुरंत ही भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात कही, ठीक है। तो एटली ने ब्रिटेन की संसद में घोषणा की कि जून 1948 से पहले, यानी कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, यानी वो भारतीयों के हाथ में भारत की सत्ता दे देंगे, ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या काम कहा? एक मिशन भेजा भारत में, किसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन, 1946 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान सभा का गठन करना। और इसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे? आपके पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही थे जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 लोग थे जो इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, और ये भारत में संविधान सभा के गठन करने की बात करने के लिए आए थे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन, इंग्लिश में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड इलेक्शन वर हेल्ड इन ब्रिटेन, और क्लीमेंट एटली की वहाँ पर सरकार बनी और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि हम यूके की पार्लियामेंट में कि 1948 से पहले, यानी जून 1948 से पहले जो पावर है भारत की, यानी सत्ता है, वो उनके हाथ में सौंप देंगे, ठीक है। और इसके मैंने आपको अध्यक्ष बता दिए थे कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। अब इसके बाद बात करते हैं, कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। इसमें इन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन की बात कही, और इन्होंने भारत में संविधान सभा का जो गठन होगा उसमें टोटल मेंबर्स कितने बताए कि टोटल मेंबर्स होने चाहिए 389, ठीक है। 389 मेंबर्स होंगे इस संविधान सभा में, और एक जो व्यक्ति, एक प्रतिनिधि होगा, यानी 389 मेंबर्स में जो एक प्रतिनिधि होगा वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर होगा, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। और जो इसके इलेक्शन थे वो जुलाई 1946 में प्रारंभ हो गए थे। क्या आप सभी जानते हैं कि जो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा, क्या इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? हाँ, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया था। लेकिन इन चुनावों का बहिष्कार जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें जो थी, इन्होंने इसका बहिष्कार किया था। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों किया था, आगे सीट के बारे में विवरण देखेंगे हम, तो इन्होंने क्यों बहिष्कार किया था। क्योंकि अगर आगे हम बात करें
तो संविधान देखिए इसमें एक तो कैबिनेट मिशन में अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन किया गया, यानी इसका जो चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अब हम कैसे समझेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हुआ था, यानी सीधे रूप से भारतीय जनता के द्वारा इसमें प्रतिनिधि नहीं चुने गए थे। इसमें प्रतिनिधि किस प्रकार से चुने गए थे, जो भारत था, भारत में जो स्टेट थे, यानी जैसे संयुक्त प्रांत था, मद्रास था, इस तरह से जो भी स्टेट थे, प्रांत थे, इनसे व्यक्ति चुनकर आए थे। इनकी जो विधान परिषद थी, उस समय विधान परिषद थी, इनमें इन विधान परिषद के जो सदस्य थे, उन विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। जैसे आज के समय में भारत की संसद है, ये लोकसभा हो गई और एक ये राज्यसभा हो गई। तो जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं ना, वो भारत के जितने प्रांत हैं उनमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, ठीक है, उनके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। इसी तरह से विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जो था वो संविधान सभा के लोगों का चुनाव किया गया था, ठीक है। अब इसमें देशी रियासतों ने इनका विरोध क्यों किया, क्योंकि भारत में जो रियासतें थीं उस समय लगभग 550 के करीब थी, लेकिन देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे कुल वो 92 थे शायद, अभी आगे हम देखने वाले हैं। तो इन प्रतिनिधियों को, अब इतनी रियासतें हैं, एक रियासत से एक प्रतिनिधि भी नहीं बन रहा, तो इसका जो प्रस्ताव था आपका कैबिनेट मिशन का, उनका कहना ये था कि जो 10 लाख की जनसंख्या होगी, 10 लाख की जनसंख्या पर ही एक प्रतिनिधि होगा। अब ऐसी इतनी बड़ी रियासतें तो थी नहीं कि जहाँ पर एक रियासत में 10 लाख व्यक्ति हों, तो रियासतों को मिलाकर एक प्रतिनिधि जाता। तो लेकिन रियासतों का मानना था कि हमारा प्रतिनिधि एक अलग से होना चाहिए, तो इस वजह से इन्होंने इसका विरोध किया था। अब बात आती है इसके चुनाव के अधिकारी कौन थे, तो वो थे HVR अयंगर। आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि इस संविधान सभा के चुनाव करवाने वाले अधिकारी कौन से, HVR अयंगर। और इसमें एकमात्र ऐसा कौन सा दल था जिसे एक भी सीट नहीं मिली, तो उसका नाम था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा को एक भी सीट यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई, हिंदू महासभा, ठीक है, कोई भी सीट नहीं मिली। अब बात करते हैं आगे। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से आए थे, संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत कौन सी जगह है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, वो संयुक्त प्रांत था। और सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि वहीं से आए थे, जिसके जो टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे, 55। और सबसे कम आए थे आपके असम से। सबसे कम कहाँ से आए थे, असम से, जो कि 8 थे। और सर्वाधिक आए थे आपके संयुक्त प्रांत से। अब बात आती है टोटल वुमेन इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी कितनी महिलाएं थी जो इसमें चुनी गई थी, वो 15 थी। और भारत की जो यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत से चुनी जाने वाली एकमात्र महिला कौन थी, संयुक्त प्रांत से चुनी जाने वाली एकमात्र जो महिला थी आपकी, वो थी बेगम एयाज रसूल, ठीक है। ये एकमात्र महिला थी जो यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत से चुनी गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों का डिवीजन किस तरह से हुआ। जो 389 मेंबर्स थे यानी 389 मेंबर्स थे, इनको किस तरह से डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत, जहाँ पर ब्रिटेन की सत्ता थी, वहाँ पर 296 मेंबर्स को चुना जाना था, ठीक है। अब इसके बाद में देशी रियासतों से 93 लोग चुने जाने थे। और इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें 296 प्लस आपके 93, तो आपके 389 बैठेंगे, ठीक है। अब इनमें भी देशी ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे 289, इनमें भी आपके 292 तो देशी रियासतें थी, सॉरी ब्रिटिश क्षेत्र थे, और इसमें 4 कमिश्नर थी। जहाँ जैसे आज के समय में आपने जानते होंगे भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी हैं, उसी तरह से ये 4 यूनियन टेरिटरी होती थी। कौन कौन सी, आपकी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान। ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। दिल्ली आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, कुर्ग कर्नाटक वाला क्षेत्र था, बलूचिस्तान उस समय पाकिस्तान में था, ठीक है। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जो संविधान सभा में शामिल हुए थे, आपके दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। आप इन्हें ABCD से याद रख सकते हैं, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और आपका दिल्ली, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब जब इस तरह से डिवीज़न हो गया तो इनका अब चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद 292 जो सीट थी, ठीक है, इन 93 को और इन 4 को हटा दें तो ये 292 बची। 296 से आपने 4 घटाई तो 292 बची। इन 292 में सर्वाधिक सीटें जो प्राप्त हुई वो कांग्रेस को हुई थी, कितनी, 208। 292 आउट ऑफ 292 208 आपकी मिली थी कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को 73 मिली थी। और आपकी जो बची हुई थी वो 15 अन्य दलों को, यानी छोटे छोटे समूह, एक दलीय हो गए, जो एक दलीय हो गए, निर्दलीय हो गए,
तो उन्हें मिली थी कौन सी आपकी, कितनी सीटें आपकी 15। तो ये इस तरह से इनका डिवीजन हुआ था, चुनाव जीते थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सर्वाधिक सीटें किस राजनीतिक दल को मिली थी, वो था कांग्रेस। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की कार्यविधि, यानी किस तरह से संविधान सभा की कार्यविधि क्या थी, कौन कौन सी बैठक पहली कब हुई, द्वितीय कब हुई। ठीक है, आप देखिए पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, और उस बैठक के जो अध्यक्ष थे यानी प्रेसिडेंट थे वो थे आपके कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये तो टेम्परेरी अध्यक्ष थे, यानी उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद फिर एक और द्वितीय बैठक जो हुई थी उसमें इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, और वो स्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये पूरी संविधान सभा जब भारत का संविधान जब तक निर्माण हुआ तब तक के लिए अध्यक्ष कौन थे, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपके हो गए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब बात करें संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रख सकते हैं HC मुखर्जी। ये आपके कुछ क्वेश्चंस रखते हैं, कुछ फैक्ट हैं संविधान सभा से रिलेटेड, इन्हें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट मीटिंग व्हेन हेल्ड 9 दिसंबर 1946 एंड टेम्परेरी चेयरमैन वाज सच्चिदानंद सिन्हा, एंड सेकेंड मीटिंग वाज हेल्ड एट 11 दिसंबर 1946 एंड द परमानेंट चेयरमैन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट एक तरह से आप याद रख सकते हैं इन्हें कौन, HC मुखर्जी, एंड एडवाइज़र कौन थे आपके BN राव। संविधान सलाहकार कौन थे आपके BN राव। ये आप इस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं, कुछ फैक्ट हैं ये। अब क्या होता है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, भारत विभाजन से पहले, भारत के स्वतंत्रता से पहले, लेकिन भारत में कैबिनेट मिशन के बाद में फिर माउंटबेटन योजना आई जिसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। उस विभाजन के पश्चात संविधान सभा में क्या परिवर्तन आए, अब उनके बारे में हम जानेंगे। उसमें प्रमुख 3 परिवर्तन आए। संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु बना दिया गया, यानी अब यह संविधान सभा अपना संविधान खुद बनाती, और यही देखिए पहले संविधान सभा के से पहले जिसमें संप्रभु नहीं थे, ये जब भारत का विभाजन या भारत की स्वतंत्रता नहीं हुई थी तो भारत पर किसका शासन था, ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने भारत को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया, तो अब संविधान सभा अपना संविधान खुद बना सकती थी स्वतंत्र रूप से। ठीक है, अब यह एक विधायिका भी बन गई, यानी विधायिका का मतलब संविधान सभा की बैठक होगी तो ये संविधान सभा थी, अदरवाइज उसके बाद अलावा जो बैठक होती थी वो जैसे आज के समय में लोकसभा होती ना, इस तरह से फिर वो लोकसभा के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के लिए बैठती थी तो संविधान सभा थी, और उसके अलावा वो एक जैसे लोकसभा है आज के समय में इस तरह से कार्य करती थी, विधायिका यानी कानून बनाने के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, थर्ड वन, अब मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे इस विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में चले गए, वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, तो वहाँ से 73 मेंबर्स जो थे आपके मुस्लिम लीग के वो ने हम अब घटा देंगे। मुस्लिम लीग के मेंबर्स यहाँ से निकल गए। भारत की संविधान सभा में अब जो सदस्य संख्या थी वो 299 रह गई। ठीक है, अब इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं जो संविधान सभा ने कुछ कार्य किए उनके बारे में जानते हैं कि भारत की संविधान सभा ने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम ट्राई कलर बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं, इसे कब अपनाया, तो इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया, यानी भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले ही 22 जुलाई को भारत का तिरंगा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत यानी जनगण मन, राष्ट्रगान जो है जनगण मन, और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसे कब अपनाया गया, आपका 24 जनवरी 1950, यानी संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले, 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब चुने गए, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को ही किसके द्वारा चुने गए, संविधान सभा के द्वारा ही चुने गए। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो कुछ समितियाँ थी जो इस संविधान सभा से रिलेटेड थी। देखिए, सबसे पहली थी संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी। आप इसके जो अध्यक्ष थे उन्हें याद रख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू यानी JLN, इन्हें याद रख सकते हैं।
प्रारूप समिति जिसने इसका ड्राफ्ट बनाया था, इस संविधान का ड्राफ्ट किसने बनाया था, कौन सी समिति ने बनाया था, तो प्रारूप समिति ने। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संचालन समिति जो संविधान सभा का संचालन करते थे, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो संघीय संविधान समिति यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं, आपको ये रट नहीं है, याद ही करने हैं। ठीक है, अब प्रक्रिया नियम समिति रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, देखिए अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स कौन बनाते हैं, राजेंद्र प्रसाद। जैसे आज के समय में आपके लोकसभा होते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा उन्हीं के हिसाब से चलती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपकी नियम प्रक्रिया समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। अब बात आती है ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि संविधान सभा का ये ड्राफ्ट है, पूरी तरह से प्रारूप था। इसकी जो थी अध्यक्ष कौन थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, मैंने आपको बताया था। इसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 के, यानी भारत की आज़ादी के 14 डेज बाद, यानी कि 14 दिन बाद, 15 अगस्त 1947 के 14 दिन बाद इसे गठित किया गया था। और इसमें कुल सदस्य कितने थे, 7। इन 7 सदस्य के बारे में अगर हम बात करें तो वो आप देख पा रहे होंगे। इन 7 सदस्यों में सबसे इंपॉर्टेंट तो हैं आपके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो 2 बनते हैं आपके, कौन कौन से, एन माधवराव एंड टी कृष्णाचारी। ये इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं, क्योंकि जो एन माधवराव थे वो किसकी जगह पर आए थे, BL मित्र की जगह, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया था, एक सदस्य की जगह खाली हो गई, तो एन माधवराव इनकी जगह चुने गए। इसके बाद में जो TT कृष्णाचारी थी, जो एक व्यक्ति थे इसी में DP खेतान, इनकी मृत्यु के बाद में इनके स्थान पर किसे चुना गया, तो TT कृष्णाचारी आपको याद रखना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बनते हैं। तीसरा आपके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट बनते हैं, बाकी आप नाम याद रख सकते हैं, एन गोपालन स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णादी स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, मेंबर्स थे। आपके प्रेसिडेंट कौन थे इसके, ये आप भीमराव अम्बेडकर। बाकी 2 आपको मैं बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। और अगर हम आगे देखें तो अन्य प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं इसके, चीफ ड्राफ्टमैन, यानी कि जो इनका ड्राफ्ट, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तो बनाया, ठीक है, उसे खींचने वाले कौन थे, आपके LN मुखर्जी। ठीक है, उस ड्राफ्ट में भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन थे, आपके प्रेम बिहारी नारायण। संविधान जो लिखा गया था भारत का वो हाथ से लिखा गया था, प्रिंटेड नहीं था, वो कैसा था, हाथ से लिखा गया था। तो जो हाथ से लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो प्रेम बिहारी नारायण थे। ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में इस संविधान को निर्माण होने में यानी बनने में कितना समय लगा था, 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतने दिन लगे थे। और इस पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर था आपका 64 लाख, यानी 64 लाख आपका इसका खर्चा था भारतीय संविधान के निर्माण का। ठीक है, तो ये आज की वीडियो के कुछ फैक्ट्स थे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी उम्मीद है, और जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो की PDF मैं आपको आज टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल अगर जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ पर भी अपना डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में संविधान की ही, और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।